Pre-processing categorical data. Categorical data, when your data has categories represented by string, it will be difficult to use them to train machine learning model, which often only accept numeric data. Instead of ignoring the categorical data and including the information from our model, you can transform the data so it can be used in your models. Take a look at the table below. It is the same data set that we used in the multiple regression chapter. Preprocessing कैटेगरी डाटा, जब हमारे डाटा में कैटेगरीज स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट के रूप में होती हैं, तो इनका यूज मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए या ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर डाटा जो होता है मॉडल केवल न्यूमेरिक डाटा ही एक्सेप्ट करता है। कैटेगरिकल डाटा को अनदेखा करना या उसे मॉडल से हटाने के बजाय आप उसे बदल या ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि उसका यूज अपने मॉडल में किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल में हम अपने डाटा को कार या मॉडल कॉलम का सीधा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूमेरिक नहीं है। एक कैटेगरिकल वेरिएबल जैसे कार और एक संख्या मतलब नंबर वेरिएबल जैसे CO2 के बीच का संबंध सीधे तय नहीं किया जा सकता। इसे ठीक करने के लिए हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल का एक न्यूमेरिकल प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका एक तरीका यह है कि श्रेणी में प्रत्येक ग्रुप के लिए एक अलग कॉलम बनाया जा सकता है। प्रत्येक कॉलम में वैल्यूज 1 या 0 होगी, जहां 1 उसे ग्रुप की उपस्थिति को दर्शाता है और 0 उसकी अनुपस्थिति, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं। इसका बदलाव को वन हॉट एनकोडिंग कहा जाता है। इसको आप हमारे इसे मैनुअल रूप से करने की नीड नहीं है। पाइथन में पांडास मॉडल में डमीज नाम का एक फंक्शन है जो इस काम को आसानी से कर सकता है। अब सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हमारा ये है CSV का डाटा, तो सबसे पहले CSV का डाटा टाइप करना है। CSV के पूरे डाटा को आपने टाइप कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना होता, बस नाम टाइप करना है और कोमा कोमा लगाते जाना होता, ठीक है ना। फिर यहाँ से फाइल में जाना होता है और यहाँ से सेव करते हैं। और यहाँ पे मैंने डाटा के नाम से सेव किया, तो डाटा के अंदर हमारी CSV फाइल है, पहले से भी बहुत ज्यादा टाइप कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया, 13 डाटा 13.csv, ये ध्यान रखना है आपको। सेव कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसको शो करना है, देखना है कि ये हमारा जो डाटा है सही से सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, अब हम अपना पांडास का प्रोग्राम चलाएंगे। तो जो भी हमने CSV का डाटा टाइप किया था वो यहाँ से सही से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक्सेल में देखना है तो वो भी दिखा सकता हूं मैं आपको, चाहो तो। वैसे पीछे आपका हो चुका है, फिर भी दोबारा बता देते हैं, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद भूल गए होंगे बहुत दिनों से। तो हमें अपनी लोकेशन पता होना चाहिए कि वो हमारी जो लोकेशन थी वो कहाँ है। उस लोकेशन पे जाना है, सीधे वहां से अगर आपने कॉपी किया है जो भी हमारा पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल है, वहां पे क्लिक किया, यहाँ से एंटर करके यहाँ पे क्या आएगा, इसमें जाकर ऑल फाइल के अंदर यहाँ पे डाटा 13 अभी आपके सामने जो बनाया था CSV, अब इसको ओपन करेंगे तो वही फाइल जो हमारी CSV की बनी थी वो यहाँ पे एक्सेल के अंदर आ गई है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, इसको हमने जो CSV की फाइल है इसको उस पर खोल के देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है,
one hot encoding, we cannot make use of the car or model column in our data since they are not numeric in linear relationship between a categorical variable car or model and numeric variable CO2 cannot be determined. To fix this issue, we must have a numeric representation of categorical variable. One way to do this is to have column representing each group in the category. F for each column, the value will be 1 or 0, where 1 represents the inclusion of the group and 0 represents its exclusion. The transformation is called one-hot encoding. You do not have to manually. The Python pandas module has a function that called get dummies which does one hot encoding. देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 या 0 जहां एक उस ग्रुप की उपस्थिति को दर्शाता है और 0 उसकी अनुपस्थिति, मतलब वो नहीं होता, ठीक है ना। तो इस बदलाव को वन हॉट इनकोडिंग कहा जाता है। इसका मैनुअल रूप से करने की नीड नहीं होती। पांडास में एक मॉड्यूल होता है गेट अंडरस्कोर डमीज, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आंसर ट्रू और फॉल्स में आ गया है। तो यहाँ पे अपने जब हम pd.get डमीज का कार में यूज करते हैं, चलाते हैं, तो पांडास हर एक यूनिक कार के नाम का एक अलग नया कॉलम बना देता है, 1 और 0, ट्रू और फॉल्स। अब 1 और 0 का खेल समझो कि 1 का मतलब ट्रू है और फॉल्स मतलब 0 का मतलब फॉल्स है। 1 या ट्रू, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर रो में कार मौजूद है। कौन सी कार? ये वाली भाइयों कार, ये वाली कार, ये देखो तुम्हें मैंने एक्सेल में भी कन्वर्ट करी थी। ये समझ रहे हो कार? समझ गए ना? और 0 का मतलब क्या हुआ? फॉल्स। मतलब 1 का मतलब ट्रू कि इसके अंदर कार है, प्रेजेंट है, अवेलेबल है, और 0 का मतलब फॉल्स। इसका मतलब है कि कार रो में क्या है? इसका मतलब है कि उस रो में वह कार नहीं है, अब्सेंट है, मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, समझ गए। और रो 0 में कार होंडा थी, इसलिए कार होंडा के नीचे ट्रू है, 1 आ गया, और बाकी सब फॉल्स 0 हो गए। क्यों? रो 1 में अगर कार BMW थी तो कार BMW के नीचे ट्रू 1 आ गया, बाकी सब में फॉल्स आ गया, ठीक है ना, समझ गए बात? ठीक है ना? ये सारा कमाल किससे हुआ? डमीज के थ्रू हुआ, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ? इस पे हमने क्या किया? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज करके कार का CO2 एमिशन, उत्सर्जन, प्रोडिक्शन करना सीख रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडिक्शन करना सीख रहे हैं। डाटा को सबसे पहले क्या किया? जोड़ा हमने। क्या किया? x इक्वल pd.concat, ठीक है, कार वॉल्यूम वेट, y इक्वल कार CO2, ठीक। फिर क्या हुआ? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने उसे क्या क्या इनपुट दे रहे हैं? कार का वॉल्यूम, इंजन क्यूसिटी, वेट यानी कि वजन, और वेरिएबल कार हमने बनाए थे। उन सब को pd.concatenate से क्या किया? के साथ साइड बाय साइड जोड़ दिया, मतलब कॉन्कैटिनेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। बाई डिपेंडेंट वेरिएबल, बाई क्या हमारा? क्या भाई हमारा? भाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या किया? REGR इक्वल लीनियर रिग्रेशन, REGR डॉट फिट। यहाँ पे REGR इक्वल लीनियर रिग्रेशन का यूज किया, REGR डॉट फिट x का CO2। अब इसका मतलब क्या है? इसमें हमने मशीन लर्निंग का एक खाली मॉडल तैयार किया है। REGR डॉट फिट का मतलब है कि आप मॉडल को
एक्स इनपुट डाटा और CO2 सही जवाब देकर ट्रेन कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं कि वॉल्यूम, वजन और कार के ब्रांड में CO2 पर क्या असर पड़ता है। प्रोडक्ट और 1-0 का असली खेल ये है, ठीक है ना। 1-0, 1 का मतलब क्या था, कार है, 0 का मतलब क्या था, फॉल्स है ना, बोला था ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का खेल। अगर किसी कार का वॉल्यूम 2300 हो और वेट 1300 हो तो उसका CO2 कितना होगा। तो इसका हमारा प्रिंट क्या है, 122 आया, ठीक है। शेल मैन अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडल को ट्रेन किया एक्स, तब उस कॉलम के नाम जैसे वॉल्यूम, वेट थे, पर जब हमने प्रेडिक्ट किया कि हमने सीधे नंबर की लिस्ट 23 और 1300 भेज दिया है, तो उसमें कोई ऊपर नाम नहीं लिखे थे, ठीक है ना। इस तरह से ये आ गया। ठीक है, फिर करो इसको इतना, ठीक है ना। देखो PD डॉट गेट डमीज अभी हमने पिछले प्रोग्राम में किया, CSV वाले में किया, उसी तरह से सेम 1 हॉट इनकोडिंग कोड्स यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे कोड करके यहीं पे डाटा ग्रिड बना दे सकते हैं। तो इसके लिए ब्लॉक बन गया ड्रॉ फर्स्ट इक्वल ट्रू का मूल कंसेप्ट, पहले हिस्से में केवल 2 कलर्स हैं, ब्लू और रेड, ठीक है ना, ब्लू और रेड है, राइट। कलर इक्वल PD डाटा फ्रेम कलर ब्लू, डमीज इक्वल PD डॉट गेट डमीज कलर, ड्रॉ फर्स्ट डमीज कलर, डमीज कलर ड्रॉ फर्स्ट इक्वल ट्रू, प्रिंट डमीज, राइट। ये काम कैसे कर रहे हैं, PD डॉट गेट डमीज हर कैटेगरी के लिए एक अलग कॉलम बना देता है, कलर ब्लू और कलर रेड, लेकिन यहाँ ड्रॉ फर्स्ट ट्रू लिखा है, इसका मतलब है कि अगर पहले अल्फाबेटिकल कॉलम कलर ब्लू को हटा देगा और सिर्फ कलर रेड को ही रखेगा। लॉजिक क्या है इसमें, अगर कलर रेड की वैल्यू फॉल्स 0 है तो इस पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू बताया था ना, याद है, कोई दिक्कत, समझ गए। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया है, फॉल्स मतलब 0, कलर लॉजिक, अगर कलर रेड की वैल्यू फॉल्स है तो 0, तो इसका मतलब साफ है कि ब्लू ही होगा, इसके लिए अलग से कॉलम की जरूरत नहीं है। फिर कलर यानी ब्लू है तो फॉल्स, ट्रू है तो कलर रेड, सी बात है, इसको सोचने वाली बात क्या है, ठीक है ना, समझ आ गया भाइयों। नेक्स्ट है के मीन, क्या है नेक्स्ट, के मीन। देखो के मीन्स क्या है, के मीन्स डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर मतलब अलग अलग ग्रुप, क्लस्टर मतलब छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित करने की एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है। ये एल्गोरिथम प्रत्येक क्लस्टर के भीतर वेरिएंस डिफरेंस को कम करके डेटा पॉइंट को क्लस्टर के बार बार विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। अरे ये लिखा तो है यार, के मीन्स इज अनसुपरवाइज्ड learning method for clustering data point. The algorithm interactively divides data point into k cluster by meaning by variance in each cluster. Here we will show you how to estimate the best value of k using the ALGO method. Then use k means clustering to group the data point into cluster. How does it work? First, each data point is randomly assigned
to one of K cluster, then we compute the centroid functionally, the center of each cluster, and represent each data point to cluster with the closest centroid. We repeat this process until the cluster assignment for each data point are no longer changing. K means clustering, requiring us to select K, the number of cluster we want to group the data into the LO method. Let us graph the entry a distance based metric and visualize the point at which it starts decreasing linearly. This point is referred to as the LO and is a good estimate for the best value for K based on our data. सबसे पहले डाटा पॉइंट को बेहतरीन ढंग से रेंडमली क्लस्टर में से किसी एक को असाइन किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक क्लस्टर को सेंट्राइज मतलब बिल्कुल केंद्र बीच में निकाला जाता है। फिर प्रत्येक डाटा पॉइंट को उसके सबसे पास वाले सेंट्राइज वाले क्लस्टर में दोबारा असाइन किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक डाटा पॉइंट का क्लस्टर बदलना बंद ना हो। एल्बो मेथड के मीन्स के लिए हमें क्लस्टर की वैल्यू को पहले से चुनना होता है। एल्बो मेथड हमें इनर्शिया दूरी पर आधारित एक मीट्रिक को ग्राफ पर देखने में मदद करता है। ग्राफ में जहां से इनर्शिया को गिरना धीमा या लीनियर हो जाता है उस बिंदु को एल्बो कहा जाता है। यह हमारे डाटा के लिए के का सबसे अच्छा मान चुनने का एक अच्छा अनुमान है। समझ गए बात? K based on our data, estimate for best value for K based on our data, right? अब चलो प्रैक्टिकल टाइम। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से 4 और 21, तो देखो 4 के सामने आ रहा है, ये आ रहा है 4 के सामने, और ये 22 से ऊपर थोड़ा सा 21 के पास आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्या लिखा हमने फर्स्ट 4 और 21, तो 4 के सामने और 21 के पास। फिर नेक्स्ट क्या हमारा 5 और 19, 5 है तो देखो 6 से पहले 5, इधर से ऊपर देखो सीधे आप, ये आ गया 5 के पास, ये आ गया हमारा 5 के पास, ये देखो ये लाइन देखो, ये 5 के पास आ गया, 5 के बिल्कुल सामने आया। और इधर से कहा है 19, तो 18 के बाद ये 20 है, तो ये 19 के सामने ये देखो यहाँ पे आ गया विदाउट। नेक्स्ट क्या हमारा 10 और 24 के बीच में, 10 और 24, तो ये 10 है हमारा, सीधे चलो ऊपर को 10 10 10, ये 10, ये देखो 24 विदाउट। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 और 17 के बीच में, तो 4 और 17 के बीच में, तो 4 4 4 4 क्या है, ये रहा 4, ये 18 से पहले ही 17 होगा, तो ये देखो 17 के पास। अब इसी तरह से आप आगे 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 कर लोगे, अपने आप कर लोगे ना, समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरह से ये हमें क्लस्टरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना। क्लस्टरिंग तो मैंने बता दिया क्या होता है आपको, एल्बो बता दिया, डाटा को के का सबसे अच्छा मान चुनने के लिए अच्छा अनुमान है, ठीक है ना। हाँ समझ लो, डाटा लिस्ट जिप एक्स बाई इन रशिया। अब मतलब क्या है इसका, मतलब है कि एक्स और वाई को आमने सामने वाले नंबर को मिलाकर 10 जोड़ियां पॉइंट बना देता है, ठीक है। इन रशिया आगे के रिजल्ट को सेव करने के लिए एक खाली लिस्ट है, लूप और क्लस्टर सेटिंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1, 10, के मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, 1 से 10 क्लस्टर के लिए इन रशिया की गणना होगी, ठीक है। फॉर अब यहाँ पे क्या किया हमने, फॉर लूप का यूज किया, ये लूप 1 से 10 तक चलेगा, हर राउंड में आई की वैल्यू बदलेगी, पहले एक क्लस्टर बनेगा, फिर 2, फिर 3, ताकि कंप्यूटर चेक कर सके कि कितने क्लस्टर बनाना है। असली कैलकुलेशन फिट करना, के मीन्स फिट डाटा, के मीन्स फिट डाटा, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर सभी 10 पॉइंट को क्लस्टर ग्रुप्स में बांटता है और हर पॉइंट की उसके ग्रुप में के सेंटर की दूरी मापता है।
पहले राउंड i इक्वल 1 से दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण कंप्यूटर का इंटरनल कैलकुलेशन 228.9 आता है, इसलिए ग्राफ 200 के ऊपर से शुरू हुआ है, ये वाला। ठीक है। फिर इनर्शिया डॉट अपेंड मीन्स, इनर्शिया मतलब हर राउंड में जो दूरी इनर्शिया का नंबर निकल कर आता है कंप्यूटर से, इनर्शिया नाम की लिस्ट से लाइन जो है ये इसको लाइन में डालता है। ठीक है ना। जैसे जैसे क्लस्टर बढ़ेगा ये दूरी का नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है ना। मतलब 1 से 10 तक क्लस्टर को नीचे एक्स पॉइंट की और सेव की गई दूरियों को जैसे 2 to 8 के साइड से पाई एल्बो जैसा ग्राफ खींच देता है। अब यहां पे क्या हुआ है, एंड अंडरस्कोर क्लस्टर, एंड अंडरस्कोर क्लस्टर इक्वल टू की वजह से सभी 10 पॉइंट को दो अलग अलग ग्रुप येलो और ब्लैक कलर के क्लस्टर में बांटकर ग्राफ पर दिखा दिया है वही चीज। देखो 4 और 21, ये देखो ये 21 वाली लाइन में है और यहां से बिल्कुल 4 के सामने। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, 5 और 19, ये देखो 5 के सामने बिल्कुल और 20 से पहले ये देखो 19 के सामने। कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बैगिंग, बूटस्ट्रैप, एग्रीगेशन, बैगिंग, डिसीजन ट्री जैसी मेथड्स में ट्रेनिंग डाटा पर ओवरफिटिंग होने की संभावना ज्यादा होती है। इससे नए डाटा पर प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। ठीक है ना। प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। बूटस्ट्रैप, एग्रीगेशन या बैगिंग एक असेंबल मेथड या असेंबलिंग मेथड है जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन की समस्याओं में ओवरफिटिंग को ठीक करने का प्रयास करती है। बैगिंग कैसे काम करती है, बैगिंग कैसे काम करती है यह आपको पता होना चाहिए। देखो ये मूल डाटा सेट से रिप्लेसमेंट के साथ विद रिप्लेसमेंट रैंडम सबसेट लेता है और प्रत्येक सबसेट पर एक मॉडल क्लासिफायर या रिग्रेसर को फिट करता है। इसके बाद सभी सबसेट के आंसर को मिलाया या एग्रीगेट किया जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए मेजॉरिटी वोट द्वारा, रिग्रेशन के लिए एवरेज द्वारा। अब इस मॉडल को देखो यहां से, क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है ना। बूटस्ट्रैप, एग्रीगेशन, बैगिंग इज assembling method that attempt to resolve overfitting for classification or regression problem. फिर evaluating a base classifier. देखो जब हम मॉडल को बेहतर बनाने के लिए हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग करते हैं तो कभी कभी मॉडल टेस्ट सेट के अनुसार बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसे डाटा लीकेज, इंफॉर्मेशन लीकेज कहते हैं, जिसके कारण मॉडल पूरी तरह से नए डाटा पर खराब प्रदर्शन कर सकता है। इसे रोकने के लिए क्रॉस वैलिडेशन सीवी की का यूज करते हैं, के फोल्ड। इससे ट्रेनिंग डाटा संख्या के छोटे सेट ऑफ फोल्ड में डिवाइड किया जाता है। मॉडल को के फोल्ड पर ट्रेन किया जाता है और बचे हुए वन फोल्ड का यूज मॉडल के वैलिडेशन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। प्रक्रिया के से दोहराई जाती है। ठीक है। चलो चलते हैं फिर। अब यहां पे क्या किया, डाटा सेट इसमें पहले से बनाए गए प्रैक्टिस डाटा सेट्स होते हैं। लोड अंडरस्कोर बाइंड का
यूज किया गया है, ठीक है ना। फिर ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, इसका काम करके पूरे डाटा को दो भागों में बांटा जाता है, एक सीखने में ट्रेन के लिए और दूसरा टेस्ट करने के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए और दूसरा टेस्ट करने के लिए, समझ गए बात, ठीक है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट। इसका स्प्लिट का मतलब क्या है, इसका काम हमारे पूरे डाटा को दो भागों में, दो हिस्सों में बांटना होता है, एक सीखने के लिए ट्रेन के लिए और दूसरा टेस्ट करने के लिए, समझ गए बात। एक्यूरेसी स्कोर, ये हमारे मॉडल को परफॉर्मेंस जांचने के लिए है कि मॉडल में कितना सही जवाब दिया, ठीक है ना। मतलब जो हमारा मॉडल है कितने % सही जवाब देता है, ये जांचने के लिए। और डिसीजन ट्री का मतलब क्लासिफायर, ये मुख्य एल्गोरिथम है, वो एक ट्री जैसी संरचना बनाकर फैसले डिसीजन लेना सीखता है, ठीक है। देखो बाइंड लोड का मतलब डाटा को लोड कर दिया, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो जो ट्रेन डाटा है उसको हमारी एक्यूरेसी कितनी है, 100% है, समझ गए ना। 1.0 का मतलब 100%। इसका मतलब है कि जिस डाटा से मॉडल ने पढ़ाई की है उस पर जब दोबारा टेस्ट किया गया तो उसे 100% सही जवाब दिए। इसे मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग की शुरुआत भी माना जाता है, क्योंकि डिसीजन ट्री अक्सर ट्रेनिंग डाटा को पूरा रट लेता है, इसलिए यहाँ पे इसने 100% बताया। लेकिन टेस्ट डाटा एक्यूरेसी 0.82%, लगभग 82.2% है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉडल के सामने बिल्कुल नया अनसीन डाटा बाई टेस्ट आया, जो उसने 82% मामलों में बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की। पर मशीन लर्निंग के हिसाब से ये एक अच्छा और ठीक ठाक सा है, ठीक है ना, पूरा 100% नहीं है ये वाला। देखो जब हम क्या करते हैं ट्रेन टेस्ट, जब हम नॉर्मल ट्रेन टेस्ट करते हैं तो वो किस्मत की बात होती है कि टेस्ट डाटा कौन से हिस्से में क्या है। हो सकता है टेस्ट डाटा बहुत आसान चला गया हो और स्कोर बहुत अच्छा आ गया हो। जब इस धोखे से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन का, सॉरी। तो यहां पे हमने क्या किया, डाटा सेट डॉट लोड, ठीक, उसके बाद एन अंडरस्कोर स्प्लिट इक्वल के फोल्ड एन स्प्लिट इक्वल 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने अपने पूरे डाटा को 5 बराबर हिस्सों में फोल्ड कर दिया है। ये काम कैसे करता है, 5 राउंड का खेल। मशीन बैकग्राउंड में 5 बार राउंड मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करेगी। राउंड 1 पहले 4 हिस्से में पढ़ाई ट्रेन के लिए, 5वां हिस्सा टेस्ट के लिए और 1 हिस्सा स्कोर के लिए। स्कोर 1 आया, ठीक है ना। फिर राउंड 2 इस बार चौथा हिस्सा परीक्षा के लिए और बाकी पढ़ाई के लिए, तो स्कोर 1 आया। फिर राउंड 3 तीसरा हिस्सा परीक्षा के लिए और बाकी पढ़ाई के लिए, तो 0.83 आया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हिस्सा किसके लिए, परीक्षा के लिए और स्कोर 0.93 आया, ठीक है ना। एवरेज क्या आया इसका, एवरेज आया 0.91, ठीक है ना। नंबर ऑफ सीवी स्कोर यूज इन एवरेज 5। एवरेज सीवी स्कोर, आखिर में इन पांचों का स्कोर एवरेज निकालने के बाद 0.93 है, 91 है, यानी 91 आया। यही हमारे मॉडल का सबसे मतलब एक्यूरेट या भरोसेमंद और असली एक्यूरेसी है, ठीक है ना।